Now today we will have a look at order 7. So let us see what does order 7 says. Now order 7 rule 1 says particular to be mentioned in the plaint or particulars to be contained in plaint. It says that the plaint shall contain the following particulars. First is name of the court in which suit is brought. Secondly, the name, description and place of residence of the plaintiff. Thirdly, the name, description and place and residence of the defendant so far as it can be ascertained. Where the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect. Then, facts constituting the cause of action and when it arose. This point is important, just mark it in your bare acts. Then, facts showing that the court has jurisdiction. Then, the relief which the plaintiff claims. If the plaintiff has allowed a set off or relinquished a portion of his claim, then he should mention the amount so set off or relinquished. And finally, a statement of the value of the subject matter of the suit so far for the purpose of determining the pecuniary jurisdiction. अब यहाँ पे पेक्यूनरी शब्द का मेंशन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्यों देखा जाता है और उसकी वैल्यू क्यों डिटरमाइन की जाती है? दो पर्पस के लिए, और वो दोनों ही पर्पस मेंशन्ड है. पहली चीज कोर्ट को देखना है कि क्या उसके पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, और जो दूसरी चीज है वो है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोर्ट फीस. ठीक है, सो फार एज द केस एडमिट्स. अब कॉज ऑफ एक्शन वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए मार्क करवाया था क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी मेंशन्ड इन द प्लेंट. अगर आपकी प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं है तो योर प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑन दैट ग्राउंड अलोन. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. And whenever you are mentioning the definition of cause of action, then you have to mention the definition of Coke versus Gill. और ये मैं आपको कई केसेस में बता चुका हूँ कि इंग्लिश केस था कोक वर्सेस गिल, उसने बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, उसी की डेफिनेशन आज तक चल रही है. और डेफिनेशन है कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट विच वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इफ ट्रैवर्स्ड इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट टू जजमेंट. Now I have already told you the definition of cause of action and all of its nuances, और वो कैसे अप्लाई करता है कैसे नहीं अप्लाई करता है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डर 2 रूल 2, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन भी दी थी और जितने भी केस लॉज उस पर अप्लाई कर रहे थे वो भी दिए थे, तो उनको ध्यान में रखिएगा. और एक और बात याद रखिएगा कि कॉज ऑफ एक्शन हैज़ नथिंग टू डू विद द डिफेंस विच मे बी सेट अप बाय डिफेंडेंट, nor does it depend upon the character of relief prayed. It refers to entirely the ground set forth in the plaint as the cause of action. ठीक है? In other words, it is the media upon which plaintiff asks the court to arrive at a conclusion in his favor. Cause of action को जो प्लेंट में मेंशन्ड है उसको आप डिफेंस के रिटन स्टेटमेंट के बेसिस पे कंटेस्ट नहीं करते, डिटरमाइन नहीं करते, आप प्लेंट के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं कि क्या कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा. ठीक है, इसके लिए आपको कैरेक्टर ऑफ रिलीफ भी देखने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू सी द बंडल ऑफ फैक्ट्स विच इज एसेंशियल फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव इफ ही इंटेंड्स टू ऑब्टेन अ जजमेंट इन हिज फेवर. ठीक, हमेशा याद रखिए अगर प्लेंट ने कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया देन द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट ऑन दैट ग्राउंड अलोन. If the plaint does not disclose the cause of action, the plaint shall be rejected by the court. ठीक है, it is in accordance with order 7 rule 11. Rule 11 पे अभी हम आएंगे. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ कि कॉज ऑफ एक्शन वाले क्लॉज में क्या मेंशन करना ज़रूरी है. अब अज्यूम करिए लैंडलॉर्ड ने सूट फॉर पोजेशन डाला है कोर्ट के अंदर. ठीक है, और उसने ग्राउंड लिया है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट. तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी होगा उसके लिए कि टिल व्हाट पीरियड हैज दी टेनेंट रिमेन्ड इन डिफॉल्ट, मतलब किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक टेनेंट ने रेंट नहीं पे किया है. याद रखिए बंडल ऑफ ऑल द एसेंशियल फैक्ट्स नीड टू बी प्लीडेड. ठीक है, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट द कॉज ऑफ एक्शन. इफ दे आर प्रूव्ड देन ओनली द प्लेंटिफ विल बी एंटाइटल्ड टू जजमेंट इन हिज फेवर. देयर हैज टू बी अ लीगल राइट एंड देयर हैज टू बी अ ब्रीच ऑफ दैट राइट. सो ऑल द फैक्ट which constitute the legal right and breach thereof which are required to be proved before the court would be the essential part of the cause of action. ठीक है, तभी उसे bundle of essential facts कहते हैं. और एग्जाम्पल देता हूँ
कि let us suppose there is a suit filed for damages for the breach of contract, तो आपको ये भी मेंशन करना ज़रूरी है that the contract was entered into between the plaintiff and defendant and the defendant has committed the breach of the contract. ठीक है, it is an essential fact that you need to mention. Similarly, in a suit on the promissory note on demand, it must be stated that in spite of demand being made, no payment was made by the promisee defendant. ठीक है. Similarly, if you file a suit claiming specific performance of the contract, then it is necessary for you to plead that the plaintiff is willing and ready to perform his part of the contract. ठीक है, ये necessary requirement होती है. This is why the cause of action is called the bundle of essential facts which need to be proved by the plaintiff in order to support the right of judgment in his favor. ठीक है, इसीलिए उसको बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स बोलते हैं. दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी उसकी कंपैरिजन बनाया था कि एक जगह उन्होंने बोल दिया देयर हैज़ टू बी अ लीगल राइट एंड देन देयर हैज़ टू बी ब्रीच और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट राइट. तो फिर जितने भी फैक्ट्स जो होते हैं जो लीगल राइट और उसकी ब्रीच या पॉसिबल ब्रीच के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, वो सारे कॉज ऑफ एक्शन के लिए एसेंशियल फैक्ट्स होंगे. ठीक है, they would be essential bundle of facts that has to be pleaded in the plaint. वो plaint में mentioned होने चाहिए. ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा cause of action के लिए एक सूट ला रहे हैं, you are trying to bring more than one cause of action, you can if you want. तो ऐसी सिचुएशन में you have to mention them separately and distinctly. ठीक है, एक ही पैरा में हौच पौच मत कर दीजिएगा. You have to mention every distinct and separate cause of action separately. ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो cause of action है वो डिटरमाइन कैसे होगा? क्या प्लेंट के बेसिस पे होगा या इसमें डिफेंडेंट भी कोई रोल प्ले करता है? तो देखिए, पहली बात तो एक चीज जान लीजिए, जो कॉज ऑफ एक्शन है ये डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेंट इटसेल्फ. ठीक है, द कोर्ट विल जस्ट हैव द लुक एट द प्लेंट एंड डिटरमाइन if the cause of action is being disclosed or not. So, for deciding whether the facts averred by the plaintiff would or would not constitute a cause of action, partly or wholly, the court must consider whether such facts constitute material, essential or integral part of the cause of action. And in order to determine the said question, the substance of the matter, not the form thereof, has to be noticed by the court. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि प्लीडिंग्स को फॉर्म के बेसिस पे नहीं, सब्सटेंस के बेसिस पे देखा जाता है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहीं लिख लीजिए जो अभी मैंने बात बताई. That for the purpose of deciding whether the facts averred by the plaintiff would or would not constitute a cause of action wholly or partly, the court must consider whether such facts constitute a material, essential or integral part of the cause of action. And for that purpose, the court has to be confined to the plaint of the plaintiff alone. In determining the said question, the substance of the matter, not the form thereof, would be considered by the court. Now just quickly have a look at Rule 11 of Order 7 and it will tell you that the first ground that is mentioned there is that the plaint shall be rejected if it does not disclose a cause of action. वो पहला ग्राउंड है जिसके बेसिस पे प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी. अब इसी के कंटेक्स्ट में मैं एक प्ली के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको प्ली ऑफ डेम्यूरर कहते हैं. अब ये आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में जानें. इन ब्रीफ बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके. देखिए, जो प्ली ऑफ रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट है ना, इट इज फाउंडेड ऑन द प्ली ऑफ डेम्यूरर. और ध्यान रखिएगा, प्ली ऑफ डेम्यूरर कौन रेज करता है? ये डिफेंडेंट है जो रेज करता है. ठीक है, प्ली ऑफ डेम्यूरर कौन रेज करता है? डिफेंडेंट. और इसकी कुछ क्या कहते हैं नुआंसेस हैं. देखिए क्या है. पहला ये है कि अ पर्सन रेजिंग सच प्ली इन लॉ has to take the facts as stated by the plaintiff in his plaint as correct. उसके बाद उन facts को admit करने के बाद he has to say, that is the second thing, that the plaint does not disclose a complete or even partial cause of action or the relief claimed is barred by law and thus the plaint is liable to be rejected within the provision of Order 7 Rule 11 of CPC. अब जब प्ली ऑफ डेम्यूरर की एप्लीकेशन कोर्ट के पास जाती है तो कोर्ट डिटरमाइन क्या करता है, कैसे करता है? क्या वो रिटन स्टेटमेंट देखता है? नो, एब्सोल्युटली नॉट. कभी भी रिटन स्टेटमेंट नहीं देखेगा उस पर्पस के लिए.
because the defense of the defendant is irrelevant for the purpose of determining whether the cause of action exists or not. He cannot base his decision on the basis of the defenses took by the defendant. In order to determine whether the cause of action exists or not, the court has to look into the plaint and plaint alone. अब इस कंसेप्ट को कोर्ट्स ने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है और बोला है कि विद इन इट्स एम्बिट जो डॉक्यूमेंट जो प्लेंटिफ ने फाइल किए हैं अलॉन्ग विद द प्लेंट और सब्सिक्वेंट देयरटो बट प्रायर टू द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डेम्यूरर, इवन दे कैन बी लुक्ड इनटू. मतलब प्लेंटिफ के सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसने प्लेंट के साथ फाइल किए हैं या प्लेंट के बाद फाइल किए हैं उनको भी देखा जा सकता है. और अगर उन डॉक्यूमेंट्स का मेंशन खुद ही प्लेंट में है तब तो उन्हें देखना जरूरी हो जाता है. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट द डिफेंस रेज्ड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट और द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड अलोंग देयर विथ, जो डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, certainly will fall beyond the zone of consideration where an application for rejection of the plaint is being considered by the court. The language of the provision under Rule 11 does not admit any scope for doubt that the written statement filed by the defendant cannot be referred or relied upon by the applicants for the decision of such application. ठीक है, कौन सी application? Demurrer की. So, whether the plaint discloses any cause of action or not is a question found on the basic cause of action pleaded by the plaintiff in his plaint. Hence, if you consider the language of the Rule 1 and read it along with Rule 11, you consider Rule 1 with the Rule 11 of Order 7, then you get an idea that you have to read the plaint at best along with its supporting documents. प्लेंट और उसके supporting documents को ही आपको रेफर करना है. ठीक है, आप डिफेंडेंट के डॉक्यूमेंट्स नहीं रेफर कर सकते in order to come to the conclusion whether the cause of action exists or not. और ये यूनानिमस व्यू है हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट का. इसमें तो किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई है. Always remember, it is well settled that the cause of action means every fact which, if traversed, would be necessary for the plaintiff to prove in order to support a right to a judgment in his favor. It is the bundle of essential facts which, taken with the law applicable to him, that gives the plaintiff a right to relief against the defendant. Negatively, it does not comprise the evidence necessary to prove the bundle of facts and equally has no relation to the defense which may be set up by the defendant, nor does it depend upon the character of the relief prayed for by the plaintiff. अब एक चीज का ध्यान रखिए, it is a well accepted canon of civil jurisprudence that makes a clear distinction between that a plaintiff has no cause of action, ये पहला, और दूसरा the plaintiff does not disclose a cause of action. ठीक है, सिविल jurisprudence में इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है. पहला क्या है, plaintiff has no cause of action, और दूसरा क्या है, the plaintiff does not disclose a cause of action. These two are different things. In the earlier part, that is the plaintiff has no cause of action, इसका ये मतलब होता है that there is a complete absence of a right to sue. मतलब plaintiff के पास right to sue है ही नहीं. ठीक है, और जो दूसरा है that the plaintiff does not disclose a cause of action, इसका मतलब ये होता है कि right to sue हो सकता है, it may exist, but it is not well founded on the basis of the averments made in the plaint, or that the plaint lacks essential and material particulars which would give an effective cause of action to the plaintiff. ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझाता हूँ कि मान लीजिए आप का कॉन्ट्रैक्ट है बी के साथ. ठीक है, लेट अस सपोज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो मैं क्या करता हूं, अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में सूट फाइल कर देता हूं बी के खिलाफ कि भाई बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट था आपके साथ उसका वायलेशन किया है, सो डैमेजेस देने चाहिए मुझे भी और उनको भी. तो कोर्ट मुझको बोलेगा कि यू डू नॉट हैव अ कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ था ही नहीं, है ना. यू आर नाइदर अ बेनिफिशियरी अंडर दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड नाइदर एनी कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन योर फेवर. So in all the situations, you do not have a cause of action. So my plaint would be rejected.
that would be the case that I do not have a cause of action. But the situation is different when the expression utilized is that the plaintiff does not disclose a cause of action. इसका मतलब ये होता है कि right to sue exist कर रहा है या कर सकता है, but it is not well founded on the basis of averments made in the plaint. कुछ essential या material facts which were required to be mentioned plaint में mention नहीं किए गए हैं. तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ये एक्सप्रेशन यूटिलाइज करता है कि प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और अगर ये एक्सप्रेशन यूटिलाइज हो रहा है दैट द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. रूल 11 में कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया गया है? रूल 11 में जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो ये है दैट द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन. इनफैक्ट in the case of State of Orissa versus Klockner and Company, Honorable Supreme Court actually noticed and approved the view taken by the single judge of the High Court while dismissing the special leave petition, जहाँ पे ट्रायल जज ने इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में अंतर नहीं देखा था. ठीक है, जहाँ पे ये बोला जाता है द प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, और जहां पे ये बोला जाता है द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग. अच्छा, जो पैरा अप्रूव किया था सिंगल जज का वो मैं जरा पढ़ देता हूं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्रॉम द डिस्कशन ऑन इन दिस ऑर्डर, ही इज नाउ सुप्रीम कोर्ट इज कोटिंग द सिंगल जज. From the discussion in the order, it appears that the learned trial judge has not maintained the distinction between the plea that there was no cause of action for the suit and the plea that the plaintiff does not disclose a cause of action. No specific reasons or ground are stated in the order in support of the finding that the plaintiff is to be rejected under Order 7, Rule 11A. From the averments in the plaint, it is clear that the plaintiff has pleaded a cause of action for filing the suit for seeking the relief stated in it. That is not to say that the plaintiff has cause of action to file the suit for relief sought. That question is to be determined on the basis of materials other than the plaint, which may be produced by the parties at the appropriate stage in the suit. For the limited purpose of determining the question whether the suit is to be wiped out under Order 7, Rule 11A or not, is the averments in the plaint are only to be looked into. ठीक है, तो जब भी एप्लीकेशन ये आती है आपके सामने that the plaintiff does not disclose the cause of action, you have to be confined to the plaintiff alone and the documents filed therewith. जो भी डॉक्यूमेंट जिस पे वो रिलाई कर रहा है, क्योंकि जुडिशरी ने बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर दिया है कि प्लेंटिफ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है साथ में जो फाइल करता है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं. बट प्राइमरली क्या है, प्लेंट अलोन हैज टू बी लुक्ड इनटू, ये प्राइमरी चीज है. ठीक है, नॉट द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट. तो आपको मैंने दो चीजें बता दी, पहला कि प्ली ऑफ डेम्यूरर क्या होती है, और दूसरा व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट द प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन एंड द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन. अब इन द वर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट इस पॉइंट पे बता देता हूं. Supreme Court in the case of Ramesh B. Desai and others versus Bipin Vadilal Mehta and others, decided on 11 July 2006, talked about the plea of demurrer. Supreme Court said that the plea raised by the contesting respondent is in fact a plea of demurrer. Demurrer is an act of objecting or taking exception or a protest. It is a pleading by a party to a legal action that assumes the truth of the matter alleged by the opposite party and set up that it is insufficient in law to sustain his claim, or that there is some other defect on the face of the pleadings constituting a legal reason why the opposite party should not be allowed to proceed further. Alright, so I had to explain that much only. अब जरा हम आगे पढ़ते हैं. Rule 2 talks about money suits, कि money suits में क्या mention करना जरूरी है, कि where the plaintiff seeks recovery of money, the plaintiff shall state precise amount claimed. ठीक है, कि जो precise amount है, exact amount वो आपको claim करना है, पर उसका एक proviso भी है. वो कहता है but where the plaintiff sues for mean profits or for an amount which will be found due to him on taking unsettled accounts between him and the defendant, or for the movables in possession of the defendant, or for debts
which value he cannot, after the exercise of reasonable diligence, estimate, the plaintiff shall state approximately the amount or value sued for. तो जनरल रूल है कि मनी सूट्स में आप प्रिसाइज अमाउंट क्लेम करेंगे, लेकिन जहां पे भी आपका केस प्रोवाइजो में फॉल करता है, जो कि मेंशन किया गया कि मान लीजिए मीन प्रॉफिट्स का है सूट, या इट इज अबाउट टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स, या डिफेंडेंट इवन आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस कैन नॉट एस्टिमेट द प्रिसाइज अमाउंट, तब आप अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मेंशन कर दीजिए. ठीक है. अब कमर्शियल डिस्प्यूट को लेके अमेंडमेंट आया है, तो इसको भी देख लेते हैं. रूल 2A कहता है कि वेयर इंटरेस्ट इज sought in the suit, where the plaintiff seeks interest, the plaintiff shall contain a statement to that effect along with the details set out under sub rule 2 and 3. अगर आप कमर्शियल सूट में इंटरेस्ट भी चाहते हैं तो आप उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन करिए, साथ में जो सब रूल 2 और सब रूल 3 में जो डिटेल्स कही गई हैं वो भी मेंशन करिए. पढ़ते हैं क्या कहा गया है. सब रूल 2 कहता है 2A का कि where the plaintiff seeks interest, the plaintiff shall state whether the plaintiff is seeking interest in relation to a commercial transaction within the meaning of section 34 of the CPC, and furthermore, if the plaintiff is doing so under the terms of contract or under an act, in which case the act is to be specified in the plaintiff or on some other basis and shall state the basis of that. तो basically जो रूल है वो रिक्वायर करता है कि अगर आप इंटरेस्ट सीक कर रहे हैं एज अ प्लेंटिव, तो मेंशन करिए कि क्या आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं एज इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी, या अगर आप किसी स्पेशल इनैक्टमेंट के बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के अंडर बेस कर रहे हैं, या आप किसी और बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, तो वो बेसिस, एक्ट या स्पेशल टर्म आप मेंशन करिए. अब सब रूल 3 रिक्वायर करता है द प्लीडिंग शैल आल्सो स्टेट A, the rate at which the interest is claimed, B, the date from which the interest is claimed, C, the date on which it is calculated, D, the total amount of interest claimed to the date of calculation, and E, the daily rate at which the interest accrues after that rate. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी होगी प्लीडिंग्स में. रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ इंटरेस्ट, डेट ऑफ कैलकुलेशन, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेली रेट. ठीक है, आप इसको समराइज कर सकते हैं बड़े आराम से. अब हम लगे हाथ जरा सेक्शन 34 भी देख लेते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. सो लेट अस हैव अ लुक एट सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी. वो कहता है कि वेयर एंड इन सो फार एज द डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, where the decrease for payment of money, so mark this word, decrease for payment of money. ठीक है, the court may, मतलब कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, in the decree order interest at such rate as the court deems reasonable to be paid on the principal sum adjudged from the date of the suit to the date of the decree. Mark this period, date of the suit to the date of decree है, first period है. In addition to any interest adjudged on such principal sum for any period prior to the institution of the suit. Prior to the institution of the suit को मार्क करिए. This is the second period. मतलब आपको दो पीरियड मिल गए. एक है prior to the institution of the suit, कोर्ट चाहे तो उस पर दे सकता है इंटरेस्ट, और from the date of the suit to the date of the decree. अब देखते हैं थर्ड पीरियड क्या है. Mark the word further interest at such rate not exceeding 6% per annum as the court deems reasonable on the principal sum from the date of the decree to the date of the payment. तो ये तीसरा पीरियड है, डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट. इसको कहा जाता है फर्दर इंटरेस्ट. फर्दर इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में हमेशा आपको सवाल आएगा कि फर्दर इंटरेस्ट की लिमिट कितनी है. 6% है ऑर्डिनरली. ठीक है, द रेट इज नॉट एक्सीडिंग 6% पर एनम. इस पे प्रीलिम्स में सवाल हमेशा आएगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट. तो फर्दर इंटरेस्ट जब भी आप सुने तो आप ये समझ जाइए कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है about the rate of the interest from the date of the decree to the date of actual payment or such an earlier date as the court has fixed. अब इसका एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो कहता है कि where the liability in relation to the sum adjudged has arisen out of commercial transaction, the rate of such further interest may exceed 6% per annum
बट शैल नॉट एक्सीड कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन की गई है, या द रेट एट विच मनीज आर लेंट और एडवांस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स इन रिलेशन टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये सेकंड क्लॉज कब अप्लाई करता है? व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट। ठीक है, तो अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट की बात हो रही है तो पहला क्राइटेरिया है कि यू गो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है देन you will go in accordance with the rate at which money are lent or advanced by nationalized banks in relation to the commercial transaction। ये अपर लिमिट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आप 6% को तो एक्सीड कर सकते हो बट इन रेट्स को मत एक्सीड करिएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरली कोर्ट इन्हीं के हिसाब से दे देता है अगर कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 इन द सबसेक्शन नेशनलाइज्ड बैंक्स मींस कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक डिफाइंड अंडर बैंकिंग कंपनीज एंड एक्विजिशन ट्रांसफर अंडरटेकिंग एक्ट 1970। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 इंपॉर्टेंट है। इट सेज दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ ट्रांजैक्शन इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ इट इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस ऑफ द पार्टी इनकरिंग द लायबिलिटी। अब सब सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि वेयर डिक्रीज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट ऑन सच प्रिंसिपल सम फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ द पेमेंट और अर्लियर डेट, the court shall be deemed to have refused such interest and a separate suit shall not lie। मतलब it is a bar to the suit। मतलब अगर further interest grant नहीं किया गया है और court is silent upon that topic, then ये मान लिया जाएगा that the court has refused such further interest और आप further suit उस matter पे नहीं ला सकते to claim further interest। ठीक है, तो ये bar of the suit वाला clause है, so it is important for you to remember। अब देखिए इंटरेस्ट को लेके बहुत सारी स्पेशल एनैक्टमेंट्स भी हैं। सीपीसी के कंटेक्स्ट में सेक्शन 34 है, और एक बड़ी जनरल सी और बड़ी अच्छी सी एनैक्टमेंट, एक जनरल एनैक्टमेंट है, उसका नाम है द इंटरेस्ट एक्ट 1978। तो उस एक्ट के हिसाब से भी इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है। उसमें कोर्ट की डेफिनेशन में ट्राइब्यूनल और आर्बिट्रेटर दोनों आते हैं। उसमें जो सेक्शन 3 है इट टॉक्स अबाउट कोर्ट्स पावर टू अलाउ इंटरेस्ट, और जो सेक्शन 5 है उसका इट सेज दैट नथिंग इन दैट एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी। मतलब उस एक्ट में भी सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी के लिए सेविंग क्लॉज है। मैं आपको उस एक्ट से सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ देता हूं। सेक्शन 3 ऑफ द इंटरेस्ट एक्ट सेज दैट इन एनी प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट और डैमेजेस or in any proceeding in which the claim of interest in respect of any debt or damages already paid is made, the court may, if it thinks fit, allow the interest to the person entitled to debt or damages or to the person making such claim, as the case may be, at a rate not exceeding the current rate of interest for the whole or part of the following period. That is, if the proceeding relate to a debt payable by the virtue of a written instrument at a certain time, then from the date where the debt is payable to the institution of the proceeding. B, if the proceedings do not relate to any such debt, then the date mentioned in this regard is a written notice thereby the person entitled or the person making the claim to the person liable that the interest will be claimed to the date of the institution of the proceeding, provided that where the amount of debt or damages has been repaid before the institution of the proceeding, the interest shall not be allowed under this section for period after such repayment. Subsection 2 of that act states that where in any such proceedings as mentioned in subsection 1, judgment, order or award is given for a sum which apart from interest or damages exceed 4,000 rupees, and B, the sum represents or includes damages in respect of personal injuries to the plaintiff or any other person in respect of a person's death, then the power conferred by that subsection shall be exercised so as to include that sum interest on those damages or on such part of them as the court considers appropriate for the purpose for whole or part of the period from the date mentioned in the notice to the date of the institution of proceeding, unless the court is satisfied there are special reasons why no interest should be given in respect of those damages. Now there is a saving clause which starts with nothing. कभी भी कोई प्रोविजन अगर nothing से start हो रहा है तो उसको कहते हैं saving clause है, मतलब it is saving those things. So what does it save? It says nothing in this section shall apply in relation to
any debt or damages upon which the interest is payable as of right by virtue of an agreement, or any debt or damages upon which the payment of interest is barred by the virtue of an express agreement. B. Shall affect the compensation recoverable for the dishonor of bill of exchange, promissory note, or a check as defined in negotiable instrument. And second, the provisions of Order 2, Rule 2 of the first schedule of CPC. और C shall empower the court to award interest upon interest. तो सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में जो सेविंग क्लॉज है उसका क्लॉज ए जो है वो कहता है डज नॉट अप्लाई to those situations where debt or damages on which the interest is payable are payable by the virtue of an agreement, or where it is barred by the virtue of an express agreement. And clause B says that it does not affect the compensation recoverable under negotiable instrument act, be it in the context of promissory note, check, or bill of exchange, or it does not affect the provision of Order 2, Rule 2 of CPC, and it does not empower, there is a subclause C which says it does not empower the court to award interest upon interest. ठीक है, interest पे interest नहीं allow करेगा. This act doesn't allow it. As I said, this act doesn't allow it. अब हो सकता है कोई special enactment हो in context of some nuanced law जो allow कर दे, but general act of the India, that is Interest Act 1978, that doesn't allow it. अब सेक्शन 4 इस एक्ट का क्या कहता है कि इंटरेस्ट पेबल अंडर सर्टेन एनैक्टमेंट्स, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 3. नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब हुआ? इट मीन्स इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, ओवरराइडिंग क्लॉज. ये सेक्शन 3 को ओवरराइड करता है और कहता है कि इंटरेस्ट शैल बी पेबल इन ऑल केसेस व्हेन इट इज पेबल बाय एनी एनैक्टमेंट और एनी रूल ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. अब बेसिकली सेक्शन 4 जो है वो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है. वो कहता है कि अगर किसी स्पेशल एनैक्टमेंट में कोई स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है या लेजिस्लेचर ने मैंडेट किया है कि उस सिचुएशंस में इंटरेस्ट ऐसे दिया जाएगा, देन द कोर्ट विल गो इन अकॉर्डेंस विद दैट एनैक्टमेंट और दैट रूल ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. अब इस सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 भी है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. All that is important for you is section 5. It says nothing in this act shall affect the provision of section 34 of the CPC. मतलब जो interest act है, it doesn't override section 34 of CPC. It saves section 34 rather. ठीक है? तो interest आप 3 situations में claim कर सकते हैं. देखिए special enactments तो अलग बात है, we'll keep that aside. आप section 34 के accordance से कर सकते हैं, आप अग्रीमेंट्स के बेसिस पे कर सकते हैं, और आप इंडियन इंटरेस्ट एक्ट के बेसिस पे कर सकते हैं. दैट इज इंटरेस्ट एक्ट 1978. इंटरेस्ट एक्ट 1978 के बेसिस पे आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं. ठीक है? सो दीज आर द मेथड्स विच आर प्रोवाइडेड टू यू बाय द स्टैट्यूट in order to claim interest. Now we can move further. We'll come back to Order 7, Rule 3. It says where the subject matter of the suit is immovable property. It says where the subject matter of the suit is immovable property, the plaint shall contain a description of that property sufficient to identify it. And in the case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the plaint shall specify the boundaries or numbers. अगर किसी सर्वे या सेटलमेंट में जो बाउंड्री या नंबर है किसी प्रॉपर्टी का, तो प्लेंट में वही नंबर मेंशन होगा जो रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट या सर्वे में मेंशन्ड है. ठीक है? वरना आप प्रॉपर्टी का कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट, कि मेन रोड पे नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है और उसके बगल में ये प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू कैन डिफाइन इट. लेकिन कहीं पे भी अगर रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट है या सर्वे है, then you have to file the identification by boundaries or numbers as is mentioned in that record of settlement or survey. म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में जो आपकी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन है, आपको वो चीज़ फाइल करनी है. लैंड रेवेन्यू रजिस्टर में जैसा कि आपकी प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन है, आपको वैसे फाइल करनी है. ठीक है? अब रूल 4 पे आ जाते हैं. वेयर द प्लेंटिव सूज एज रिप्रेजेंटेटिव. वेयर द प्लेंटिव सूज इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, द प्लेंट शैल शो not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken steps, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it. तो क्या क्या दिखाना होगा प्लेंटिव को? That he has an actual interest in the subject matter if he is suing as in a representative character,
और साथ में उसको ये भी बताना होगा that he has taken all the steps which are necessary for him to enable and institute a suit in such representative capacity. ठीक. Then we come to rule 5. अब ये rules इतने important नहीं, इनका बस bare reading important है. Rule 5 says the plaintiff shall show that the defendant is or claims to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon to answer the plaintiff's demand. Then we come to rule 6. Rule 6 is important. It says when the suit is instituted after the expiry of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show the ground on which the exemption from such law is claimed. अगर आपने सूट फाइल किया है और आपका सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, जो पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है लिमिटेशन एक्ट में, और आपने उसके बाद फाइल किया है और आप एक्सेप्शन क्लेम करना चाहते हैं, you are claiming an exemption from the law of limitation, then you have to claim that ground जो limitation act में ही दिया होगा, जिसके बेसिस पे आप exemption claim कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है सेक्शन 4 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज, या there is some other provision that applies. वो जब limitation में आएंगे then you will understand that what are the exemptions from the law of limitations and under what circumstances the plaint can be filed even after expiry of period of limitation. देखिए उसके बहुत narrow grounds हैं वैसे, क्योंकि once the time begins to run, no subsequent disability will stop the limitation. खैर अभी मैं limitation में नहीं जाऊँगा वरना थोड़ा confusing हो जाएगा आपके लिए. Just wait for the limitation act lecture. इन कंटेक्स्ट ऑफ रूल 6 बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या कहते हैं सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, द प्लेंट शुड शो द ग्राउंड ऑन विच द लिमिटेशन फ्रॉम सच लॉ इज क्लेम्ड. अब उसका प्रोवाइजो क्या कहता है, दैट द कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लेंट. मतलब कोर्ट अलाउ कर सकता है to the plaintiff to claim exemption किसी भी दूसरे ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन से जो लिमिटेशन एक्ट में एग्जिस्ट करता है पर प्लेंट में सेट आउट नहीं किया गया है, प्रोवाइडेड वो फैक्ट शुडंट बी इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट्स दैट आर कंटेन्ड इन द प्लेंट. रूल 7 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कहता है प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम्स आइदर सिंपली और इन अल्टरनेटिव. पर जनरल या कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ क्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. मतलब एक्सप्रेसली क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस में क्लेम की जाती है, लेकिन स्टैट्यूट आपसे कहती है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू आस्क फॉर जनरल और अदर रिलीफ विच मे ऑलवेज बी गिवन एज अ कोर्ट मे थिंक फिट टू द सेम एक्सटेंट एज इफ इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर, एंड द सेम रूल शैल अप्लाई टू एनी रिलीफ क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट. तो ध्यान रखिए जब स्पेसिफिक कोई भी रिलीफ है, ठीक है, you have to claim it specifically, either simply you mention it or in an alternative. जब भी कभी भी किसी प्लेंट का आप प्रेयर क्लॉज देखेंगे तो जनरली उसी में आपको रिलीफ क्लेम भी पता चल जाती है. अब उसको आप प्रेयर क्लॉज या रिलीफ क्लॉज दोनों बोल सकते हैं. उसमें जनरली होती है कि लेट अस सपोज द सूट इज फॉर इंजंक्शन, यू आर प्लेइंग फॉर अ डिक्री ऑफ इंजंक्शन, यू माइट ऑल्सो क्लेम फॉर क्या कहते हैं एविक्शन ऑफ अ डिफेंडेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, or you might include a general relief clause which in that it is written that such other reliefs which the court in the interest of justice may grant to the plaintiff. ये आप मेंशन कर सकते हैं. एक जनरल क्लॉज मेंशन करना ज़रूरी होता है बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट एनविसेज ऑल द रिलीफ दैट इज पॉसिबल. तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है, ये आप क्लॉज एंटर कर दीजिए जस्ट इन केस एज अ मीन्स ऑफ अबंडेंट कॉशन. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स, where the plaintiff seeks relief in respect of several distinct claims or causes of action found upon separate and distinct grounds, they shall as far as possible may be stated separately and distinctly. अलग अलग मेंशन करना है reliefs which are based on different cause of action. Rule 9 कहता है, Rule 9 is important, mark this, Rule 9, 10, 11 इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा मेंस में. Rule 9 कहता है कि where the court orders that the summons be served on the defendant in the manner provided in Rule 9 of Order 5, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as their defendant within 7 days from the date of such order, along with the requisite fee,
फॉर द सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट। तो यहाँ पे 7 दिन का पीरियड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। और प्रोवाइड क्या करना है रूल लाइन में, कॉपीज ऑफ प्लेंट, ठीक है, कितनी कॉपी, जितने डिफेंडेंट हैं। अब जरा सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 का रूल 1 एक बार फिर देख लीजिएगा और उसको रूल 9 के साथ पढ़िएगा। सेक्शन 26 आपको बताता है कि हर सूट shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Facts in the plaint shall be proved by an affidavit. साथ में affidavit भी होगा। ऑर्डर 4 का रूल 1 कहता है कि every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such other officer as it appoints in this behalf. तो मतलब प्लेंट आप एक डुप्लीकेट में भी फाइल करते हैं। रूल 9 अब आपसे कह रहा है कि जितने डिफेंडेंट्स हैं उतनी ही कॉपीज ऑफ प्लेंट भी प्रेजेंट होनी चाहिए ऑन अ प्लेन पेपर, ठीक है। सो यू रीड दीज रूल्स एंड सेक्शंस टुगेदर, देन यू गेट अ कंप्लीट पिक्चर। और याद रखिएगा कि जब आप प्लेंट में सारे क्लॉजेस लिख लेते हैं तो उसके नीचे एक वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब आप पूछेंगे वेरिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर 6 रूल 15, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड इट। तो ये रूल बेयर एक्ट के लेवल पे इंपॉर्टेंट है, पर इसमें इंटरलिंकिंग काफ़ी है। अब थोड़ा मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूँ। आई थिंक आई स्किप्ड वन पॉइंट कि जनरल रिलीफ क्लेम कैसे की जाती है, कौन सा क्लॉज होता है जिससे आप जनरल रिलीफ क्लेम करते हैं। देखिए, जब भी प्लेंट में ये लिखा होता है ना, प्लेंटिव प्रेज फॉर सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस में रिक्वायर, तो मतलब ये एक जनरल प्रेयर क्लॉज है। अब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस टाइप की प्रेयर नेसेसरी नहीं है, ठीक है, इस टाइप की रिलीफ की प्रेयर नेसेसरी नहीं होती है। अब जैसे इसके 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे प्रेयर फॉर कॉस्ट आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप नहीं भी मेंशन करेंगे देन ऑल्सो यू आर एंटाइटल्ड टू कॉस्ट, बिकॉज इज द जनरल रूल कॉस्ट विल फॉलो द इवेंट। सिमिलरली इन अ सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स द कोर्ट कैन ऑल्सो ग्रांट फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स इवन दो यू हैव नॉट स्पेसिफिकली आस्क्ड फॉर दैट। देयर इज अ केस इन पॉइंट दैट इज भगवती प्रसाद वर्सेस चंद्रमौल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वंस इट इज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू इजेक्ट द डिफेंडेंट, it follows that from the date of the decree granting the relief of ejectment to the plaintiff, the defendant who remains in possession of the property despite the decree must pay mean profits or damages for the use and occupation of the said property until it is delivered to the plaintiff. A decree for ejectment in such a case must be accompanied by a direction for payment of future mean profits or damages. तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया कि जब भी आप डिक्री ऑफ एजेक्टमेंट ग्रांट कर रहे हैं, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स और डैमेजेस, ठीक है। तो फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स की रिलीफ नीड नॉट बी आस्क्ड फॉर इन अ सूट फॉर इजेक्टमेंट एंड मीन प्रॉफिट्स, ठीक है। फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स आपको स्पेसिफिकली आस्क करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सूट इस बात पे कभी भी डिसमिस नहीं किया जाता है बिकॉज यू हैव क्लेम्ड लार्जर रिलीफ देन यू आर एंटाइटल्ड टू। आप जितनी भी चाहें उतनी रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो एट द एंड ऑफ द कोर्ट डिसाइड करेगा कि व्हाट रिलीफ यू आर प्रॉपर्ली एंटाइटल्ड टू। अगर आपने अपनी प्लेंट में लार्जर रिलीफ क्लेम की है देन यू आर एक्चुअली एंटाइटल्ड टू, इट डज नॉट मैटर, उसके बेसिस पे आपका सूट कभी भी डिसमिस नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोर्ट कैन नॉट ग्रांट यू अ रिलीफ विच यू हैव नॉट क्लेम्ड। जनरल रिलीफ को हटा के बात कर रहा हूं, कोई भी अगर ऐसी रिलीफ है विच यू हैव नॉट क्लेम्ड, जिसको स्पेसिफिकली क्लेम करना चाहिए था, या इट इज एन अल्टरनेटिव रिलीफ दैट यू शुड हैव क्लेम्ड, अगर आपने नहीं क्लेम की है देन द कोर्ट विल नॉट ग्रांट यू दैट रिलीफ। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रिलीफ्स की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। लेट मी मेंशन अ सुप्रीम कोर्ट केस ऑन दिस पॉइंट। द केस इज ट्रोजन एंड कंपनी वर्सेस नागप्पा चेतियर। Supreme Court considered the issue whether the relief not asked for by the party could be granted, and that too without having a proper pleading. The court held that it is well settled that the decision of a case cannot be based on the grounds outside the pleading of the parties, and it is a case pleaded that has to be found. Without an amendment of the plaint, the court is not entitled to grant the relief not asked for, and no prayer had been made to amend the plaint as to incorporate an alternative relief, then such reliefs cannot be granted. सुप्रीम कोर्ट बेसिकली आपको कह रहा है कि अगर आपने कोई रिलीफ क्लेम नहीं की है तो आपको ग्रांट नहीं की जाएगी वो, इफ इट इज समथिंग दैट यू शुड हैव क्लेम्ड स्पेसिफिकली और इन एन अल्टरनेटिव। वो जनरल रिलीफ में फॉल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कॉस्ट की। तो अगर मान लीजिए दैट रिलीफ इज
that relief cannot be claimed, तो either you amend your plaint, आप amendment of pleadings के लिए अप्लाई करिए ऑर्डर 6 रूल 17 में, तो या तो आप उसे अमेंड कर लीजिए, तब कोर्ट ग्रांट कर सकता है. लेकिन मान लीजिए कि सर्कमस्टेंसेस फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग आपके फेवर में फॉल नहीं करते, या आपने एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द प्लेंट लगाई नहीं कोर्ट के सामने, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कैन नॉट ग्रांट यू अ रिलीफ विच यू हैव नॉट क्लेम, ठीक है, इन योर सूट. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में बोला था, भरत अमृतलाल कोठारी वर्सेस दोसू खान समात खान सिंधी. In that case, Supreme Court says that the court has the wide discretion in granting relief, but the court cannot ignore and keep aside the norms and principles governing the grant of relief. And the general principle of that is that a court cannot grant a relief not even prayed for by the petitioner. जिस relief को petitioner ने pray नहीं किया उसको grant नहीं कर सकता court. अब एक situation होती है the principle of molding the relief. अब प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग द रिलीफ को समझने से पहले आपको पहले बेसिक रूल जानना होगा कि विद रिगार्ड टू रिलीव्स बेसिक रूल क्या है. द बेसिक रूल इज दैट द राइट्स ऑफ द पार्टी शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट. ये बेसिक रूल है. जो भी आपका राइट है, जो भी रिलीव्स टू विच यू आर एंटाइटल्ड टू, वो डिटरमाइन होती है उस बेसिस पे और उस डेट को, जिस डेट को आपने सूट फाइल किया है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए इफ ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट यू हैव नो कॉज ऑफ एक्शन, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स you do acquire a cause of action against the same defendant, that will not give you an advantage that you can claim to the court that see, after filing the suit I got a cause of action, so my plaint must be held to be have been properly instituted. The court will reject your plaint. Court will say that on the date of the filing of the plaint you never had a cause of action. Cause of action उसी डेट के बेसिस पे डिटरमाइन होता है जो डेट है प्लेंट पे, ठीक है, या डेट जो आपने बताई है जिसपे cause of action अरोज हुआ था. Remember rule 1, you have to tell about cause of action and when it arose. Both the circumstances should be there. तो generally आपके rights जो होते हैं and the release that you are entitled to are determined on the basis on the date on which the suit is filed. उसी तरीके से आपको कोर्ट कोई भी रिलीफ रिफ्यूज नहीं करेगा जो आपके पास अवेलेबल थी एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट, जो हो सकता है आगे के सर्कमस्टेंसेस की वजह से शायद आपका सब्सटेंशियल राइट ना रहे ड्यू टू सम लेजिस्लेटिव इवेंट और सम अदर फर्दर सर्कमस्टेंसेस. तो जो रिलीफ आप एंटाइटल्ड थे एट द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वो आपको मिलेगी. अब सिविल केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि आफ्टर द कोर्स ऑफ टाइम कुछ इवेंट्स ऐसे हैपन हो जाते हैं जिसकी वजह से ओरिजिनल रिलीफ दैट हैज बीन क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ ड्यू टू रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस हैज बिकम यूजलेस और इनअप्रोप्रिएट. तो उस सर्कमस्टेंस में कोर्ट क्या कर सकता है, जो ओरिजिनल रिलीफ है उसको मोल्ड कर सकता है इन ऑर्डर टू सूट द करंट सर्कमस्टेंसेस और द सर्कमस्टेंसेस विच हैव taken place after the institution of the suits, जिसको हम कहते हैं subsequent events after institution of the suits. ठीक है, देखिए, let me just explain the general principle by the help of a case law. The case law that I will take into account is Gayev Dinshaw Irani versus Tehemtan Irani, decided on 25th April 2014. इसमें एक लोकस क्लासिकस को रेफर किया गया था. उसका नाम है, लोकस क्लासिकस के केस का नाम है पशुपति वेंकटेश्वरलू वर्सेस मोटर जनरल ट्रेडर्स. ये केस आपको एग्जाम में कोट करना है क्योंकि लोकस क्लासिकस है. ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटेटिवली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 2014 वाला जजमेंट बेटर है, गएब दिनशॉ वर्सेस तेहमतान ईरानी. ये वाला बेटर है क्योंकि इसमें इन्होंने सारा लॉ डिस्कस किया है. बट आपको एग्जाम में पशुपति वेंकटेश्वरलू वर्सेस द मोटर जनरल ट्रेडर्स को कोट करना है क्योंकि वो लोकस क्लासिकस था. ठीक है, उसी के बेसिस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है. सो लेट मी टेल यू द प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज दैट in ordinary course of litigation the rights of the parties are crystallized on the date of the suit. ठीक है, and it is only the same set of facts that should be considered. ये general rule है, I have already told you. However, in the interest of justice, a court including the court of appeal
under section 96 of the CPC is not precluded from taking note of a development subsequent to the commencement of litigation, when such events have a direct bearing on the relief claimed by a party, or one, the entire purpose of the suit, the court taking note of the same should mold the relief accordingly. मतलब कोर्ट कह रहा है कि appellate court included, they can take note of the subsequent events that has happened after the commencement of litigation, and it can choose to mold the relief accordingly if it so wants. अब originally ये arise हुआ from the Supreme Court of United States in the case of Patterson versus Alabama, which was followed in India in the judgment of लक्ष्मेश्वर प्रसाद शुक्ल वर्सेस केशवर लाल चौधरी. ठीक है, इन दोनों ही जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था पशुपति वेंकटेश्वर लू वर्सेस द मोटर्स एंड जनरल ट्रेडर्स. ये जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट है. एंड इट वाज स्टेटेड इन दैट जजमेंट दैट इफ अ फैक्ट अराइजिंग आफ्टर लिस का मतलब लिटिगेशन हैज कम टू द कोर्ट and has a fundamental impact, it is basic to our processual jurisprudence that the right to relief must be just to exist as on the date a suitor institutes a legal proceeding. Equally clear is the principle that the procedure is the handmaiden and not the mistress of the judicial process. If a fact arising after the lis has come to court and has a fundamental impact on the right to relief or the manner of molding it is brought diligently to the usual notice of the tribunal, it cannot blink at it or be blind to the events which stultify or render inept the decretal remedy. Equity justifies bending the rules of procedure where no specific provision or fair play is violated with a view to promote substantial justice, subject of course to the absence of other disentitling factors or just circumstances. Nor can we contemplate any limitation on this power to take note of the updated facts to confine it to trial court. मतलब हम इसको सिर्फ ट्रायल कोर्ट को ही नहीं कन्फाइन कर सकते, इसमें appellate court भी शामिल होगा. If the litigation pends, the power exists. Absent other special circumstances repelling resort to that course in law or justice, ruling on this point are legion, even as situations for the application of this equitable rule are myriad. We affirm the proposition that for making the right or remedy claimed by a party just and meaningful as also legally and factually in accordance with the current realities, the court can and in many cases must take cautious cognizance of events and developments subsequent to the institution of proceedings, provided that the rules of fairness to the both sides are scrupulously observed and obeyed. So basically, what the Supreme Court is saying through Justice Krishna Iyer, the Supreme Court is basically saying, see, first of all, Indian courts are both the courts of law and equity. इंडिया में जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, दे आर द कोर्ट्स ऑफ बोथ ऑफ लॉ एंड इक्विटी. इंग्लैंड की तरह देयर इज नॉट अ डिवीजन बिटवीन द कोर्ट ऑफ कॉमन लॉ एंड द कोर्ट ऑफ चांसरी डिवीजन दैट वी कॉल द कोर्ट ऑफ इक्विटी. तो बेसिकली इक्विटेबल बेसिस पे ये बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट अराइज करता है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट जो रिलीफ जो प्लेंटिफ ने क्लेम की है उसे एकदम स्पॉइल कर देता है या इट सर्टिफाइज इट, तो क्या ट्राइब्यूनल या कोर्ट अपनी आंखें बंद कर ले, कहते कि नहीं 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 हम तो उसी डेट को देखेंगे जिस डेट सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, हम आगे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट का कॉग्निजेंस नहीं लेंगे? नो, दैट वुड बी एब्सर्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ. तभी इन ऑर्डर टू सॉल्व द लॉ विद जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली created this doctrine. I shouldn't say it created this doctrine, it recognized this doctrine from the American jurisprudence. That is the principle of molding the relief. आप relief mold करते हैं in order to suit the circumstances that has arisen subsequent to the suit. ठीक है, तो कोर्ट क्या कर सकता है कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में जो रिलीफ प्लेंटिफ ने क्लेम की है उसको मोल्ड कर सकता है. अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप समझेंगे. अब मान लीजिए प्लेंटिफ है, वो अपने घर पे रहता है. अब एक भाई साहब हैं जो डिफेंडेंट बनते हैं आगे सूट में, वो हमेशा प्लेंटिफ को धमकी देते हैं मेरा घर है निकल जाओ यहाँ से. ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू कास्ट क्लाउड ऑन हिज टाइटल. अब ऐसे में जो प्लेंटिफ होते हैं ही फाइल्स अ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन कि डिफेंडेंट को बोला जाए ये कभी भी मेरे टाइटल पे क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं उठाएगा
and plaintiff also plays for declaration of his title and a permanent injunction कि defendant will not disturb my possession. ठीक है, ऐसे वो सूट फाइल करता है. Plaintiff is in the possession of his own property. अब सूट चलता है, ट्रायल के दौरान एक दिन डिफेंडेंट साहब घर जाते हैं प्लेंटिफ को उठा के बाहर फेंक देते हैं उसके घर से. ठीक है, अब कहते हैं अब मैं यहीं पे रहूंगा. प्लेंटिफ आ गए रोड पे. अब प्लेंटिफ ने सूट किस बात के लिए फाइल किया था? डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन. उसमें रिलीफ ऑफ पोजेशन तो क्लेम ही नहीं की. तो अगर हम लोग एक क्या कहते हैं आर्केक रूल से चलें और प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ का ध्यान ना दें, तो ये होगा कोर्ट कह देगा कि नहीं आप फिर नया सूट इंस्टीट्यूट करिए क्लेमिंग रिलीफ ऑफ पोजेशन, क्योंकि आपकी प्लेंट में तो वो रिलीफ है ही नहीं, तो हम आपको ग्रांट नहीं कर सकते. दैट वुड बी एन absurd सिचुएशन. तो कोर्ट क्या कर सकता है? लेट अस सपोज इट अराइव्स at a conclusion which is in the favor of the plaintiff. कोर्ट इस conclusion पे आता है कि yes, the plaintiff is entitled to the permanent injunction and he is the true owner of that property. तो प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ कोर्ट को ये मैंडेट करेगा कि वो रिलीफ ऑफ पोजेशन भी इंक्लूड करे. कोर्ट विल से दैट in these circumstances that has arisen subsequent to the institution of the suit, the plaintiff must be given back his original possession. ठीक है, his original possession. His possession must be restored. तो court by resorting to the principle of molding of relief can restore the possession back to the plaintiff. ठीक है, and can evict the defendant of course. So this is through the principle of molding of relief. Similarly, imagine a suit for partition by A against his brothers B and C. Now the original suit is for what? कि all three of us are entitled to 1/3 of the share. अब partition में right to survivorship भी होता है in certain circumstances. Right to survivorship अब mostly abolish हो चुका है after 2005 or 6 amendment of Hindu Succession Act. लेकिन let us assume there is a position of right to survivorship just for the case of convenience. तो मान लीजिए देयर इज ओनली 3 को पार्टनर्स. 3 को पार्टनर्स के अलावा कोई भी नहीं है. ठीक है, ना वाइफ है ना उनके सन्स है. देयर आर ओनली 3 को पार्टनर्स, नो वन एल्स. अब ऐसी सिचुएशन में ए ने फाइल किया अ पार्टीशन सूट अगेंस्ट बी एंड सी. अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट सी साहब मर जाते हैं. तो ओरिजिनल सूट में जो शेयर था ए का वो 1/3 होगा, है ना, ओरिजिनल सूट में. लेकिन सी तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट मर गए, तो अब क्या होगा? ना ए इज इंटाइटल्ड टू 1/2 ऑफ द शेयर, है ना. सो बाय रिजॉर्टिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग और रिलीफ, कोर्ट कैन एक्चुअली ग्रांट ए द शेयर ऑफ 1/2 क्योंकि सी इज डेड. ठीक है, एंड ही हैज नो एयर्स. और अगर सी के कोई एयर नहीं है, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको प्रेजेंट एग्जाम्पल के हिसाब से भी एकदम लीगली करेक्ट बनाने के लिए ये अज्यूम आपको करवा रहा हूँ कि सी के कोई एयर नहीं है, ना बी के एयर है ना ए के एयर है. ठीक है, nobody else is there, only A, B, C. There are only 3 co-partners for the sake of simplicity. ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल में अगर C साहब डाइज तो 2 ही को-पार्टनर बचेंगे. ओरिजिनल सूट किस बात के लिए था? 1/3 के लिए. तो अब क्या कोर्ट कहेगा? नहीं, हम तो 1/3 ही देंगे, हम आपको 1/2 नहीं दे सकते क्योंकि हम आपके जो राइट्स हैं वैसे ही डिटरमाइन करेंगे जैसे ऑन द डेट ऑफ द सूट, जैसे ऑन द डेट ऑफ द सूट था. तो ये प्रिंसिपल तो सही है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है ना, उसकी वजह से A is entitled to greater relief. So by resorting to principle of molding of relief, court can actually grant him his share of 1/2 in that co-partnership property. क्योंकि अब 2 ही को-पार्टनर बच गए. ठीक है, तो पार्टीशन फिर A और B के ही बीच में होगा. वैसे ये केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने. केस का नाम है महालिंगा थम्बिरन वर्सेस अरुण नंदी थम्बिरन. Citation is 1974, Volume 1, Supreme Court Cases, page number 150. अभी एक illustration की sake के लिए. Now इस केस में pending an appeal before the Supreme Court, the defendant who was the head of the mutt, who nominated the plaintiff as his successor died. ठीक है, वो मर गए. Defendant was the head of the mutt, he nominated the plaintiff as his successor and the defendant died during the pendency of appeal before the Supreme Court. Supreme Court took notice of the subsequent events and declared that the plaintiff is the successor of the defendant under the will which has been created by defendant. ठीक है,
अच्छा, डिस्प्यूट इस केस में ये था कि वो जो विल थी वो डिफेंडेंट ने रिवोक कर ली थी और रिवोकेशन का एलिगेशन था. हाउएवर व्हेन डिफेंडेंट डाइड तब तो फिर कुछ हो ही नहीं रहा, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट नहीं रहा, तो कोर्ट ने बोला कि भाई द प्लेंटिफ इज सक्सेसर ऑफ दैट हेड ऑफ द मट वो वाज डिफेंडेंट, तो नाउ द प्लेंटिफ इज व्हाट, हेड ऑफ द मट. तो यहाँ पे भी सब्सिक्वेंट इवेंट का कॉग्निज लिया सुप्रीम कोर्ट ने. दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन दिस कंट्री. तो ध्यान रखिएगा कि इसको सिर्फ ट्रायल कोर्ट से लेके ही कन्फाइंड नहीं करिएगा. दिस डॉक्ट्रिन इज मच मच वाइडर. इट इवन ट्रैवर्सेस इनटू द रेल्म्स ऑफ एन अपीलेट कोर्ट एज वेल. ठीक है. अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेके कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं in which there are certain conditions that need to be fulfilled in order that a relief can be molded in regard to the subsequent event that has arisen after the institution of the suit. The case name is Sheshambal dead through legal representative versus Chelur Corporation, Chelur Building. It was reported in 2010 volume number 3 Supreme Court cases page number 470. जो conditions दी थी Supreme Court ने वो ये थी that the relief as claimed originally has by the reason of subsequent events become inappropriate or cannot be granted. ये पहली condition satisfy होनी चाहिए कि जो original relief थी it has now due to subsequent event become inappropriate or cannot be granted. Second situation है taking note of such subsequent event or change circumstances would shorten litigation and enable the complete justice being done between the parties. This is the second condition that should be fulfilled. Third condition that should be fulfilled is that such subsequent event is brought to the notice of the court promptly and in accordance with the rules of procedural law so that the opposite party is not taken by surprise. Once these conditions are fulfilled, then the relief can be molded. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से. प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ जो है वो इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे नहीं डिटरमाइन होती है. It is a question that is resorted to at the time of the consideration of final relief. ठीक है. The case name is Sameer Narayan Bhojwani versus Messrs Aurora Properties and others, decided on 21 August 2018. ठीक. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने recognize किया कि the principle of molding of relief could at best be resorted to at the time of consideration of final relief in the main suit and not at the interlocutory stage. ठीक है. अब इस केस में क्या हुआ था कि जो लर्नर ट्रायल जज थे, sorry, he was a single judge of the high court, he at interlocutory stage of the suit directed the defendant to hand over the keys and possession of 8 flats to plaintiff along with 16 parking spaces, recording that he has molded the reliefs originally sought by the plaintiff in the changed circumstances of the case and in order to shorten litigation and to do complete justice. ठीक है. मतलब वही जो कंडीशंस अभी मैंने आपको बताई उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि उसको ध्यान में रखते हुए वी आर डूइंग दैट. लेकिन उन्होंने ये जो कंडीशंस थी वो इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे इन्वोक कर ली. मतलब अभी सूट चल रहा है, अभी सूट डिसाइड नहीं हुआ. टू कोट Supreme Court says that the learned single judge as well as the division bench has committed a fundamental error in applying the principle of molding of relief which could at best be resorted to at the time of the consideration of final relief in the main suit and not at the interlocutory stage. The nature of the order passed against the appellant is undeniably a mandatory order at the interlocutory stage, and there is a marked distinction between molding of relief and granting mandatory relief at the interlocutory stage. As regards the latter, that can be granted only to restore the status quo ante and not to establish a new state of things differing from the state which existed at the date when the suit was instituted. Basically कोर्ट कह रहा था कि आपने तो इंटरलोक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर दिया है. ठीक है. और उसमें दोराब कवासजी वार्डन वर्सेस कुमी स्वाब वार्डन का एक जजमेंट है विद रिगार्ड टू द ग्रांट ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन एट एन इंटरलोक्यूटरी स्टेज. वो जब मैं इंजंक्शंस पढ़ाऊंगा तब ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा. बट बेसिकली वी शुड नाउ फॉर नाउ वी शुड बी कन्फाइंड टू मोल्डिंग ऑफ रिलीफ. कोर्ट ने कहा था मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ का जो प्रिंसिपल है वो फाइनल रिलीफ के कंसिडरेशन के टाइम पे जब मेन सूट डिसाइड हो चुका है तब कंसिडर होता है, इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे कंसिडर नहीं होता है. कि ये जो कंडीशंस हैं
जो अभी मैंने मेंशन की, that the relief as claimed due to subsequent events have become inappropriate or cannot be granted, or the taking note of such subsequent event would shorter than litigation, and such subsequent event is brought promptly to the court in accordance with the rules of processual law, and the opposite party is not taken by surprise, and it enables the complete justice being done between the parties. ये एट द टाइम ऑफ फाइनल रिलीफ का जब कंसिडरेशन हो रहा होता है तब आप ग्रांट करते हैं, इंटरलोकेटरी स्टेज पे नहीं, इंटरिम स्टेज पे नहीं कि मिडिल ऑफ द ट्रायल में आपने ग्रांट कर दिया. नो, दिस प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग रिलीफ डजंट इवन अप्लाई पेंडिंग द ट्रायल. इंटरिम स्टेज पे नहीं अप्लाई करता. ठीक है. It only arises at the time of consideration of the final relief in the main suit, not at the interlocutory stage. अब देखिए इस बात पे हाई कोर्ट के सिंगल जज, ऑनरेबल सिंगल जज एंड ऑनरेबल डिवीजन में दोनों मिस्टेक कर गई. तो जिससे आप लोग कभी मिस्टेक ना करें, तो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस. ठीक है. अब एक सिचुएशन और बताता हूं, वेयर देयर इज अ सिचुएशन वेयर अ लॉयर files multiple application for the same relief, suppressing the pendency of previous application. तो ऐसे में क्या होगा? अगर एक ही रिलीफ के लिए, मैं प्रिंसिपल ऑफ मोल्डिंग ऑफ रिलीफ खत्म कर दिया, मैं दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर एक ही रिलीफ के लिए आप मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल करते हैं और आप कोर्ट को नहीं बताते कि आपने प्रीवियस एप्लीकेशंस भी फाइल की हैं उस पॉइंट को लेके, उस रिलीफ को लेके, then what will happen? That would amount to gross abuse of the process of the court. This happened in Delhi High Court and the name is Shogun Organics Limited versus Gaur Hari and others. ठीक है. अब इसमें कोर्ट को पता चल गया कि मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल की गई इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड नो डिस्क्लोजर वाज मेड रिगार्डिंग इट. तो कोर्ट ने पूछा लॉयर से कि व्हाई डिडंट यू डिस्क्लोज दिस टू अस अर्लियर. तो लॉयर के पास से कोई आंसर नहीं था. कोर्ट ने बोला कि फाइलिंग ऑफ रिपीटेड एप्लीकेशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द सेम टू द कोर्ट हियरिंग द मैटर and concealment of the correct facts from the court clearly gives an impression to this court, that is the Delhi High Court, that the plaintiff's conduct is not bona fide and the application is a gross abuse of the process of the court. ये 16 जून 2020 को ही डिसाइड हुआ है ये. और ऐसी सिचुएशन में जान लीजिए ऐसी एप्लीकेशन के लिए कॉस्ट बहुत सीवियर लगाए जाते हैं जहाँ पे अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट ने देख लिया. ठीक है. सो आई थिंक दीज फैक्ट्स विद रिलेशन टू द रिलीफ्स वुड बेस्ट सर्व योर इंटरेस्ट फॉर नाउ. तो रिलीफ को लेके तो मुझे जितना डिस्कशन करना था मैंने कर लिया. अब टुमारो वी विल टॉक अबाउट द रिटर्न ऑफ द प्लेंट एंड योर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट. ठीक है. उसके एक एक क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे. आज मैंने प्ली ऑफ डेम्यूरर आपको बता दिया, सो यू हैव अ बेसिक आइडिया कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं. बट टुमारो वी विल कंसिडर दैट पॉइंट इन अ बिट ऑफ अ डिटेल. रूल 11 बस एक चीज़ का मेन ध्यान आपको यही रखना है कि ये क्वेश्चन मेंस में ज़रूर आता है. तो मेंस में आता है तो आपको इसको डिटेल में आंसर करना होगा. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, कभी कभी 15 नंबर का आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर का आ जाता है. और जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है उनको इस बात को लेके अवेयर रहना है और प्राइमरी अवेयरनेस इस बात को लेके रखनी है कि जब भी रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट की आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यू आर बेसिकली टेकिंग अ प्ली ऑफ डेम्यूरर. तो आप उसका स्कोप जरूर जानिए. ठीक है. यू शुड ऑल्सो नो द डिफरेंस बिटवीन अ प्ली that the plaintiff does not have a cause of action and the plea that the plaintiff does not disclose a cause of action. मैंने दोनों आज बताया है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा. ये प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है. और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वो ज़्यादा काम आएगा कि वो इस बात को इस लेवल तक ध्यान रखें कि ऐसा सवाल इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. ठीक है. क्योंकि अब जुडिशियल एग्जामिनेशन पहले से ज़्यादा टफ होने शुरू हो गए हैं बिकॉज रिसेंटली काफ़ी आउटरीच हो रहे हैं इन सारी बातों को लेके कि द जजेस आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे डू नॉट नो अबाउट द बेसिक कोर्ट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस. सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. जिससे आपको ये अवेयरनेस हो, अवेयरनेस होगी, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनेगा. ठीक है. अब बेसिकली औरों से ज़्यादा अवेयरनेस इज़ वॉट यू हैव टू डू. कॉम्पिटिशन में इट डजंट मैटर दैट यू नो एवरीथिंग. ऑल दैट मैटर्स इज that you must know more than your competitor. आपको अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा जानना है. ठीक. और इंटरव्यू में जितना अच्छा आप अपनी बात बोलेंगे, जितना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. और ये सारी चीज़ें जानने से यही होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग अ प्रोविजन ऑफ लॉ. आप कभी भी इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन
the situation or the application where it is said that there is no cause of action, and the situation that the plaintiff does not disclose a cause of action. दोनों situation different है, you know about that situation now. और cause of action के बारे में तो मैंने आपको sufficiently बता ही दी है कई बार in CPC lecture. तो basically it is, I am explaining all of this to you to instill a confidence, जिससे आपको CPC पढ़ते वक्त ये कॉन्फिडेंस हो कि yes we know CPC better than others, मतलब अपने peers से ज़्यादा जानते हैं हम लोग, ठीक है. मतलब all the peers that you have or your colleagues and college friends, all that you require is that you should know a lot more than them and a lot more than an average practicing lawyer, ठीक है. It is very essential. Average practicing lawyer की बात कर रहा हूँ. You should know a lot more than them. And for that, you need to study hard. And we are primarily doing that only. ठीक है, हम लोग हर उस कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं जो अराइज हो रहा है, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल मैनर. अगर आपको ना समझ में आए सारी चीज़ें, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, और आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जाम्पल इन दैट केस, क्योंकि कभी कभी कोई स्टूडेंट्स को पर्सनल एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. सो आई विल डू दैट एज वेल. पर बेसिक प्रिंसिपल्स यही हैं. ये प्रिंसिपल्स आप अपने ध्यान में रखिए, प्रिंसिपल्स याद कर लीजिएगा, ठीक है. और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ के लिए समीर नारायण भोजवानी वर्सेस अरोरा प्रॉपर्टीज़ का जजमेंट ध्यान रखिएगा कि ये एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फाइनल रिलीफ मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का प्रिंसिपल अप्लाई करता है, इंटरलोकेटरी स्टेज पे नहीं. और बाकी जो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई होनी होंगी फॉर द ग्रांट ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ और वेयर द कोर्ट हैज़ टू टेक नोट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, वो देख लीजिएगा. द केस नेम इज शेषंभल डेड रिप्रेजेंटेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेस चेलोर कॉर्पोरेशन, चेलोर बिल्डिंग, ठीक है. 2010 में रिपोर्ट हुआ था. जो कंडीशंस हैं वो मेंशन कर दीजिएगा. आंसर फिर आपको नंबर पूरे मिलेंगे. और लोकस क्लासिकस, ये जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ. लोकस क्लासिकस जो आपको सबसे पहला मेंशन करना है अगर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को लेके सवाल आया, तो केस का नाम है पशुपति वेंकटेश्वरलू वर्सेस द मोटर्स एंड जनरल ट्रेडर्स, ठीक. ये जजमेंट आपको मेंशन करना है. जस्टिस कृष्णा अय्यर का जजमेंट है, एंड जस्टिस कृष्णा अय्यर is one of the most celebrated judge of the Supreme Court. ठीक है, so that is it for today. I will see you tomorrow.